प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड के अंदर हम नई बुक शुरू कर रहे हैं अभी आज, जिसका नाम है उस्तर कलन। और जो हमारा सेकंड पेपर होगा रियल एनालिसिस, उसका जो सेकंड जो बुक है ना, वो है हमारे पास उस्तर कलन। तो एक पार्ट हम करवा चुके हैं। इसके साथ जो हमारे पास अभिसरण सिद्धांत यानी कन्वर्जेंस थ्योरी थी, वो हम कर चुके हैं। अब इसके साथ दूसरी बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस्तर कलन, जिसको हायर कैलकुलस बोलते हैं, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भी। तो इसके अंदर क्या सिलेबस है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कितने चैप्टर हैं और क्या क्या चैप्टरों के नाम हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बुक का नाम है हायर कैलकुलस उस्तर कलन। ये आपकी बुक का नाम है। इसके अंदर चैप्टर है हमारे पास नंबर 1 लिमिट, सीमा जिसको बोलते हैं। नंबर 2 है कंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं सांतता। नंबर 3 होगा डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता। नंबर 4 होगा मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम ही होगा। हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम बोल देते हैं मध्यमान प्रमेय। और नंबर 5 होगा रीमान इंटीग्रल। रीमान रीमान इंटीग्रल। तो रीमान समाकल, ये है भी चैप्टर हमारे 5। ठीक है, वैसे ये चैप्टर बहुत काम के हैं। आगे भी है जो हायर क्लास से हैं, उसके अंदर या कंपटीशन के अंदर भी काफ़ी लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ भी चुके हैं। लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। y इजिकल टू एफ एक्स वाले क्वेश्चनों के लिए x टेंस टू कोई लिमिट लगाएं। ठीक है, बट हम साथ में ये भी पढ़ना है, ये तो पढ़नी है, साथ में ये भी पढ़ना है फंक्शन x और y दो चरों का होगा। x की लिमिट भी दी होगी, y की लिमिट भी देगा। ठीक है, तब उसकी लिमिट निकालनी है। इसी प्रकार कहता है कंटिन्यूटी इन फलनों के लिए भी कर रहे हैं। तो दो चरों वाले फलन यानी 2 वेरिएबल जो फंक्शन होंगे, उनके लिए भी हमें कंटिन्यू करनी है। और इसी प्रकार डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें तीनों, यानी इसका मतलब फंक्शन 1 वेरिएबल वालों के लिए भी तीनों चीज करनी है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। और दो चरों वालों के लिए यानी 2 वेरिएबल वाले फंक्शनों के लिए भी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, और ये लिमिट के बारे में जो एक एक चरों का जो फंक्शन बनेगा, वो उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं लिमिट के बारे में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करेंगे। तो कैसे हमें दो लिमिट वाले जो दो चरों वाले क्वेश्चनों के लिए लिमिट कैसे निकाली जाती हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है। उसके बाद में मीन वैल्यू थ्योरम, ये अलग ही पोर्शन होगा और ये भी अलग पोर्शन होगा। ठीक है, तो आपको पता है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। लिमिट कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट की जरूरत पड़ेगी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंटिन्यूटी और लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी इंटरकनेक्टेड है ये चैप्टर। ठीक है, तो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट के बारे में। और थोड़ा सा और भी बता दें, इसमें जो बड़े क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं।
बड़े क्वेश्चन एक तो मीन वैल्यू थ्योरम में और एक रीमान के अंदर से बनता है, कई बार डिफरेंशिएबिलिटी में बना देते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आपको, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, और ये तीनों चैप्टरों में से दो क्वेश्चन बड़े बना सकता है अगला, ठीक है, 10-10 मार्क्स के इंटीग्रेटेड के लिए, और जो हमारी डिग्री है उनके लिए 8 नंबर का होगा क्वेश्चन, तो इनमें से बन सकता है, तो इनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। और लिमिट और कंटिन्यूटी में 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन हो सकेंगे तो वो निकलेंगे, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना। चलो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का, ठीक है। लिमिट चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी सीमा किसे बोलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी छोटी बातें कर लेते हैं कि इसमें कुछ प्रारंभिक जो एलिमेंट्री डेफिनेशन है, यानी प्रारंभिक की जो परिभाषाएं हैं वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार में इन चैप्टरों के अंदर हम वो नाम लेंगे, ठीक है। तो इनको पहले ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की फलन, फंक्शन क्या होता है? देखिए भाई, फंक्शन के बारे में देखो, हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या होता है? दो चरों के बीच में एक इंटरकनेक्टेड एक कनेक्शन होता है, तो वो फंक्शन कहलाता है। दो चरों के बीच में एक संबंध होता है, तो वही हमारे पास फंक्शन कहलाता है। तो उनकी कुछ सीमाएं हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे थोड़ी बात करें तो 11वीं क्लास के अंदर हमें सेट थ्योरी का चैप्टर पढ़ के आए थे हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x1 और x2 कोई जैसे एक सेट x है, और उसी के बाद में एक दूसरा सेट है y1 और y2, ठीक, और ये सेट y है। तो इसका और इसके साथ कनेक्शन करवाते थे हमें, तो एक फंक्शन के द्वारा यानी फलन के द्वारा ही करवाते थे, ठीक है। ये एलिमेंट से ये एलिमेंट कैसे बना, तो इनके बीच में कोई न कोई रूल या कनेक्शन होता था, तो उसी को हम क्या बोल देते थे? फंक्शन, ठीक है। यानी फंक्शन क्या है? एक रूल है, दो चरों के बीच में एक रूल है, या फिर एक नियम हिंदी में बोल देते हैं, और या फिर एक संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। दो चरों के बीच में रिलेशन करवाता है, तो उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। तो इसी प्रकार x2 को हम इस फंक्शन में डालेंगे तो y1 y2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ पर आए हैं तो किसी कनेक्शन के द्वारा ही आए हैं, किसी रूल के द्वारा ही आए, किसी संबंध के बाद, यानी किसी रिलेशन से ही आए हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी इसको कैसे नोट करेंगे? कोई सेट x है और से क्या देता है? कोई सेट y देता है। इसका मतलब क्या है कि x के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको हम फंक्शन लगाएंगे, तो कहता है कि y के अवयव प्राप्त होते रहेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी ये एक मैपिंग ही बोल देते हैं इसको हम, काफी नाम होते हैं इसके फंक्शन के, ठीक है। तो कहता है कि किसी सेट से किसी दूसरे सेट के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, तो उसके अवयव प्राप्त होते हैं इस अवयव से, तो उसको ही, मैपिंग को ही हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम नोटेशन ये बोल देते हैं। उसके बाद में हाँ, यहाँ पर थोड़ी बात और कर लेते हैं। जब समुच्चय की बात चल पड़ी, तो इस समुच्चय को हम क्या नाम दे देते थे? डोमेन नाम बोल देते थे, डोमेन। और डोमेन को यानी हम क्या बोल देते हैं? प्रांत, प्रांत, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? कोडोमेन, कोडोमेन, जिसको हम सहप्रांत, सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको हम सहप्रांत बोल देते हैं। तो फिर थोड़ी सी बात और भी आएगी इसी के अंदर, एक डेफिनेशन के अंदर और बढ़ा देते हैं क्या, कि दो समुच्चय x और y लिए हैं। इसको मैं दोबारा से बनाता हूं, जैसे x1 x2 x3, बस, ठीक है। और ये इसे y1 y2 y3 एंड y4, इनके बीच में एक फंक्शन था, इसकी इमेज ये है, इनको इमेज बोल देते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। इस x1 को यहाँ पे फंक्शन में डाला तो y1 प्राप्त हुआ था, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, x2 y2 प्राप्त होगा, x3 y3 प्राप्त होगा, ठीक है।
तो ये जो समुच्चय था इसके सारे एलिमेंटों की कहीं ना कहीं इमेज मिल गई हमें, ठीक है। तो इस समुच्चय को हम प्रांत या डोमेन बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। इस सारे समुच्चय को वाई को हम क्या बोलते थे, वो तो सहप्रांत यानी कोडोमेन बोल देते थे। बट थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना कि इन अवयवों की इमेज यानी 3 अवयव हैं, ठीक है। एक अवयव खाली बचा हुआ है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी वो कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है इस समुच्चय से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे को तो हमने सहप्रांत बोल दिया, यानी वाई के समुच्चय को सहप्रांत बोल दिया। बट एक नाम और आता है जिसको हम बोल देते हैं रेंज। तो वो रेंज क्या होती है कि जो ये एक्स के एलिमेंट जो कनेक्टेड होते हैं वाई के एलिमेंटों से, उनका समुच्चय तैयार करें, ठीक है। यानी इन एलिमेंटों का समुच्चय तैयार करें, तो इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, रेंज, रेंज, ठीक है। और जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रास, प्रास हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम रेंज बोल देते हैं। उसके बाद में फिर 1 1 on 2 की बात आती है, वो भी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। किसे बोलते हैं 1 1 on 2, यानी प्रत्येक अवयव जो एक्स समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव की अगर हमें इमेज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती है तो ये 1 1 कहलाता है। और इन सभी की प्रत्येक की यानी वाई समुच्चय की प्रत्येक की इमेज अलग अलग मिल जाए तो ये on 2 कहलाता है। बट यहाँ पर on 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस अवयव की परी इमेज इसमें है ही नहीं, तो on 2 नहीं है। हाँ, अगर ये अवयव नहीं होता तो प्रत्येक की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और उल्टा भी पढ़े तो प्रत्येक की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, तो इसको 1 1 और फिर on 2 बोल सकते हैं। बट अब तो यहाँ पर वाई 4 है, ये 1 1 तो है बट on 2 नहीं है, ठीक है। तो 1 1 का मतलब होता है एक एक की, और on 2 का मतलब होता है अचानक, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी हमें, और थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। रेंज हमेशा ही कोडोमेन का यानी सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। तो यानी रेंज हमारे पास आर लिख दिया रेंज को, और ये वाई एक्सिस है यानी ये कोडोमेन वाला है, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट हाँ इक्वल भी हो सकते हैं दोनों, भाई x4 होता तो y4 उसकी इमेज मिल जाती, तो कोडोमेन यानी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी हम यही मान के चलते हैं कि भी ये चीजें इसके अंदर है, y के अंदर यानी सह प्रांत के अंदर है, तो इसलिए इसको प्रास यानी रेंज अलग से नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये इसका हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है भी। चलिए आगे हम थोड़ी बात और करते हैं, यानी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है तो हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार में इनको यूज करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आता है बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन। बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होगा, फलनों की परिबद्धता जिसको बोल देते हैं, फलनों की परिबद्धता। तो इस ये क्या होता है, फलन हमें पढ़ा था अभी fx नाम दे दिया था, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी नंबर से यानी x की जो चाहे आप वैल्यू पुट करो, तो उस फंक्शन की यानी कोई एक परिमित क्षेत्र के अंदर से कोई वैल्यू x का मान पुट करें उस क्षेत्र के अंदर से, ये भी तो हमें परिभाषित करना होता है, यानी डोमेन के वैल्यू हम इसमें पुट करें तो वो किसी नंबर से छोटा रहे, ठीक है। उनकी वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, उस फंक्शन की वैल्यू किसी फिक्स नंबर से छोटी रहे और किसी फिक्स नंबर से बड़ी रहे, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, fx की जगह sin x ले लेता हूं, sin x, तो हमें पता है कि ये वैल्यू हाँ ये इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कि ये -1 और -1 के बीच में ही रहता है इसकी वैल्यू, तो यानी कैपिटल K की वैल्यू कितनी है 1 और स्मॉल k की वैल्यू कितनी है -1, तो अतः sin x फलन है, यानी sin x fx की जगह sin x फंक्शन ले लिया मैंने, तो ये क्या है, एक परिबद्ध फंक्शन है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इतना पोर्शन हो
यानी यानी कोई भी फंक्शन, अब मैं ये फंक्शन लेता हूँ, ये तो हमें पता है -1 और 1 के बीच में आता है। अगर ये फंक्शन एफ एक्स किसी एक नंबर से छोटा हो, स्मॉल यानी कैपिटल के से, ठीक है, और नीचे से हमें नहीं पता कि किससे ये बड़ा है फंक्शन, वो ना पता हो, तो इस फंक्शन को हम बाउंडेड बोलेंगे। बट कौन सा बाउंडेड है? अपर बाउंडेड, यानी ऊपर से परिबद्ध है बट नीचे से परिबद्ध नहीं है, तो अपर बाउंड बोलेंगे इसको। तो दिस इज अपर बाउंड, दिस एफ एक्स इज अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध, ठीक है भी, ऊपरी परिबद्ध। और इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ऊपर की वैल्यू तो नहीं पता हो, बट हमें पता है किसी के स्मॉल नंबर से तो बड़े हैं सारी फंक्शन की वैल्यू, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एफ एक्स को क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध, ठीक है भी। तो ये ध्यान रखना। और कोई फंक्शन ऊपरी परिबद्ध भी हो और निम्न परिबद्ध भी हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड। फिर हम अपर और लोअर नहीं नाम देंगे, ठीक है, वो बाउंडेड ही है, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। यानी ऊपर से भी परिबद्ध हो और निम्न से भी परिबद्ध हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बाउंडेड फंक्शन, यानी परिबद्ध फंक्शन, ठीक है भी। चलिए, उसके बाद में आता है नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसी के अंदर मैं थोड़ी सी बात और कर देता हूं। कोई फंक्शन एफ एक्स है, ऊपर से परिबद्ध है कैपिटल के मान लिया और निम्न से परिबद्ध है स्मॉल के मान लिया, ठीक है। तो क्या अब मन में क्वेश्चन ये आया होगा, सर ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू इससे ऊपर नहीं हो सकती और इससे नीचे नहीं हो सकती, ठीक है, बट कहता है कि ये नंबर जो है ये ऐसे क्या नंबर है, मतलब तो यानी ये नंबरों की संख्या तो ज्यादा भी हो सकती है, हाँ? सबके मन में अपने अपने विचार होते हैं, तो वो अलग अलग नंबर बताएंगे ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। हमारे पास है एफ एक्स, हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स का मान पुट करने के बाद मान लो कि 20 आई है, ठीक है। तो कोई बच्चा ये कहेगा, तो ये के का मान क्या है, मैं 21 लिख दूं, ठीक है। कोई बच्चा ये कहेगा कि इस के का मान मैं ये लिख देता हूं कि 19 लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यानी कैपिटल के का मान कितना है? 21, स्मॉल के का मान 19 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कोई बच्चे का मन में ये भी आएगा, सर 21 की जगह मैं 22 भी तो लिख सकता था यहाँ पर, ठीक है, ये भी तो 20 से बड़ा है। और कोई बच्चे का मन में ये भी ख्याल आएगा कि सर मैं तो यहाँ पे 18 भी लिख सकता था, ठीक है। इस प्रकार से कोई बच्चा ये कहेगा मैं तो 23 लिख सकता था यहाँ पर, कोई ये कहेगा मैं 16 भी लिख सकता था। यानी ये 20 है, 16 से बड़ा है और 23 से छोटा है, इनको भूल जाओ, ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ। तो ये सबके मन में ऐसे ख्याल आते रहेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जो अपर बाउंड है ना, इनकी संख्या इंफिनिटी होती है, ये चलते जाते हैं, सबके अपने अपने विचारों के अनुसार इंफिनिटी होते हैं, ठीक है। तो अतः किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए परिबद्धों की संख्या अनंत होती है, ठीक है। सब अपने अपने विचार, बट थोड़ा सा रिलायबल सा हमें के का मान देना होता है वैसे तो, बट मन में तो हमें वही बात है ना। अब ये कहेगा सर चलो ठीक है, रिलायबल आंसर उसने दे दिया कि 21 है 20 से बड़ा, तो किसी के मन में तो ये भी तो क्वेश्चन उठेगा 20.5, ठीक है ना, वो भी तो हमें पता है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यानी और भी रिलायबल है। तो ये रिलायबल थोड़े से मान देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो परिबद्ध कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सबके मन में अपने अपने विचार आएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 21 लिख दिया बस, तो किसी के बच्चे के मन में इससे छोटे वाला अंक भी विचार आ सकता है, ठीक है। और फिर अगर जो वो भी सटीक आंसर देने लग रहे हैं, तो उसके मन में भी ये आएगा कि 20.20 यानी 20.25, तो वो भी तो मन में क्वेश्चन आ सकता है, वो भी तो इससे 20 से बड़ा है। तो इस प्रकार से परिबद्धों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मैं ओवरकम करने वाला हूं अभी,
इनको सटीकता के नजदीक लेके आने वाला हूं अभी। तो एक नई डेफिनेशन और आएगी। नई डेफिनेशन क्या है? सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन, सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन, और जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं सुप्रीमम को फलन का उच्चक, यानी उच्चक। अब ये नई चीज क्या आ गई? तो कोई फंक्शन एफ(x) है, मान लेते हैं कि किसी नंबर k से छोटा है और स्मॉल k से बड़ा है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, ऊपरी परिबद्ध है और ये निम्न परिबद्ध है, ठीक है। तो वही बात है, मैं इसका एग्जांपल लेके चला था। मैं यहाँ पर 20 लिखा था मैंने, 20 एक लाइन बना लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 है, इसी प्रकार ये चलते जाएंगे। यानी मेन टारगेट हमारे पास क्या था? 20, ठीक है। यानी ये f(x) की वैल्यू थी मतलब। और इससे ऊपरी परिबद्ध कौन होगा? 21 भी है, कोई बच्चा कहेगा 22 भी है, कोई कहेगा 23 भी है, और निम्न परिबद्ध 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो यानी k की, स्मॉल k की संख्या और कैपिटल K की भी संख्या बड़ी बड़ी मतलब वेरी कर सकती है, ठीक है। बट हमें तो एक सटीकता की तरफ लेके आना है। सटीकता की तरफ मतलब क्या होगा कि सुप्रीमम किसको बोलेंगे? कि इससे छोटा नंबर, इन ये जो ऊपरी परिबद्ध है इनसे और भी छोटा नंबर, जितना भी छोटा हो सकते हैं, यानी इसके बिल्कुल नजदीक, ये 20 है ना यहाँ पर, इसके बिल्कुल जस्ट, इससे जस्ट राइट वाला जो नंबर होगा ना, वो नंबर क्या कहलाएगा? सुप्रीमम कहलाएगा, उस फंक्शन का सुप्रीमम। अब ये तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ये सुप्रीमम है और जो इन्फीमम है, कुछ फंक्शनों के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब यानी उनकी वैल्यू नहीं बता सकते हम। डिफाइन तो ले कर सकते हैं बट उनकी वैल्यू नहीं बता सकते। अब मैं जस्ट ये कहूं कि 20 से जस्ट बड़े वाला नंबर कौन सा होता है? जस्ट बड़े वाला। तो कोई बच्चे के मन में ये कहेगा, चलो 21 तो नहीं बोलेगा, इसके नजदीक बोलेगा 20 पॉइंट का। कोई बच्चा कहेगा कि सर 20.1, ठीक है, यानी 21 से तो छोटा ही 20.1, चलो ठीक है। बट जैसे ही उस बच्चे ने 20.1, मैं इसके 10 टुकड़े कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कोई बच्चा कहेगा 20.1, तो वो पॉइंट ये है, ले भी ये 20 पॉइंट और ये 1, तो ये भी तो कहता है कि ये और इनमें कोई फर्क ही नहीं है, यानी इस नंबर से जस्ट बड़े वाला तो हमारे पास क्या कहलाता है? ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ठीक है। बट हमें तो 20 के नजदीक पॉइंट है। अब किसी बच्चे के मन में ये आएगा कि सर 20.1 बोला, उससे छोटा नंबर भी तो और होता है, ठीक है ना। 20.0 और 0 लगा के 1 लगा देगा, तो वो तो 20.1 से भी छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं वो बता दिया, यानी वो तो और भी नजदीक हो गया, तो यानी इससे छोटा और नंबर कौन सा होगा? 20.01 बोल दिया मान लो, ठीक है, ये बोल दिया, तो इसका मतलब कहते हैं कि ये इसका छोटे से छोटा नंबर हो गया। बट नहीं, अब ये कहेगा सर, यानी इसके बिल्कुल क्लोज, राइट साइड में बिल्कुल क्लोज नंबर लेके आना है। तो इस प्रकार से तो उस नंबर को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार निकलता जाता है, क्योंकि अंतराल बढ़ते रहते हैं। 20 और 20.1 के अंदर तो और भी लाखों संख्याएं हैं, तो उनका छोटे से छोटा नंबर, ठीक है, तो वो नंबर हमें निकालना है। तो यानी इसका मतलब ये सारे तो उच्चक, ये सारे क्या हुआ है? ऊपरी परिबद्ध नंबर आने लग रहे हैं। ये तो या अभी जितने भी लिखने लग रहा हूं, 20 के जस्ट बाद में सारे ऊपरी परिबद्ध आने लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देते हैं कि जो ऊपरी परिबद्ध नंबर है, यानी जितने भी ऊपरी परिबद्ध मैंने लिखे थे, चलो इनको बड़े बड़े रूप में लिख देते हैं, 21 22 23, ये सारे क्या है? ऊपरी परिबद्ध नंबर थे। तो उनका छोटे से छोटा नंबर है और 20 से जस्ट बड़ा, और इन नंबरों से जस्ट छोटा, यानी इन नंबरों का, यानी जो ये ऊपरी परिबद्ध नंबर है, उनका छोटे से छोटा नंबर ही हमारे पास क्या कहलाता है? सुप्रीमम कहलाता है। तो यानी उसको आप और भी थोड़ा सा लैंग्वेज में करो कि लिस्ट, यानी छोटे से छोटा नंबर किसका? इन अपर बाउंडों का। तो यानी इसको क्या बोल देते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। तो इस सुप्रीमम का नया नाम भी क्या है? लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। यानी वो लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि ऊपरी परिबद्ध का सबसे छोटे से छोटा, उनमें सबसे छोटे से छोटा जो नंबर होगा ना,
वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो सुप्रीमम का दूसरा नाम लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसी प्रकार आप इन्फीमम भी आ जाओ। फिर इन्फीमम, इन्फीमम क्या है, इन्फीमम जैसे उच्चक बोला है तो इसी को हम इन्फीमम को हम क्या बोल देते हैं, निम्नक बोल देते हैं, ठीक है, निम्नक, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब देखो 20 के जस्ट लेफ्ट साइड वाली बात करने लग जाते हैं कि ये नंबर जो 18 है, 19 है, कोई बच्चा कहेगा 19.5 है, कोई बच्चा 19.6 कहेगा, 19.9 कहेगा, यानी 20 के नजदीक जाने लग रहे हैं ये इस नंबर के, ये एफएक्स है, मतलब इसके बिल्कुल क्लोज जाने लग रहे हैं। तो यानी वो नंबर यानी जस्ट 20 से छोटा और इनसे जस्ट सबसे बड़ा, इन सब में से बड़ा। क्यों, राइट साइड में तो बड़े नंबर होते रहेंगे, ठीक है, राइट साइड में जैसे जाओगे तो इनसे तो बड़े नंबर होगा वो जो इसके बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है। तो फिर इसको नया नाम क्या देंगे, यानी बड़े से बड़ा नंबर किन में से, लिस्ट में से, यानी जो लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, उनमें सबसे बड़े से बड़ा। तो यानी बड़े से बड़ा किन का, यानी बड़े से बड़े का मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, और किन का, जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंडों का बड़े से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन्फीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोल देते हैं। और ये क्या होता है, जो निम्न बाउंड जो होते हैं ना, निम्न परिबद्ध संख्या होती है, उनका बड़े से बड़ा जो नंबर होता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है भी। तो ये दो बातें थी। और उसके बाद में जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे फंक्शन लेके चला था एफएक्स, साइन ऑफ एफएक्स, मतलब क्या है, साइन एक्स फलन लेके चले थे। तो इसका हमें उच्चक और निम्नक ज्ञात करना है, ठीक है। तो कई फंक्शनों का तो फिक्स पता ही होता है कि भी वो नंबर उससे बड़े हो ही नहीं सकते और उससे छोटे भी नहीं हो सकते, तो इनकी तो फिक्स वैल्यू है साइन एक्स की। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स है वो हमें पता है कि 1 और -1 के बीच में रहता है। तो इसका हमें पता है कि इससे बड़े तो नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, और इससे माइनस में 1 2 है, माइनस में 3 है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि इसके अपर बाउंड कहलाएंगे, ये इसके लोअर बाउंड कहलाएंगे। बट साइन एक्स है ना, जस्ट हमें पता है इक्वल के भी है, हमें पता है कि साइन एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू इससे जस्ट ऊपर हो ही नहीं सकती। साइन एक्स का मान 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और साइन एक्स का मान 1 हो सकता है, तो यानी इक्वल भी लगा दिया मैंने। तो इसका उच्चक क्या रहेगा, यहाँ पर कोई संशय है ही नहीं, हमें कोई पता ही नहीं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि भी इससे जस्ट थोड़ी सी छोटे वाली वैल्यू भी साइन एक्स के बराबर है। तो हमें पता है, इसकी फिक्स वैल्यू पता है कि भी 1 होती है बड़े से बड़ा मान इसका। तो इसका उच्चक क्या रहेगा, 1 रहेगा, और निम्नक हमारे पास क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो यानी ऐसा संशय नहीं बनेगा कि जिस प्रकार से साइन एक्स क्या था, 20 था, तो हमें तो पता ही नहीं है कि इससे ऊपर वाली वैल्यू तो चलो ठीक है 21 22 23 बन रही है, तो इसके जस्ट राइट वाला यानी इसका उच्चक क्या बनेगा, इसका उच्चक तो यानी इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, 20 रहेगी, इससे तो ऊपर हो ही नहीं सकती, जस्ट बढ़ा जाएगा, तो वो तो हमें पता है डिफाइन करना मुश्किल है। तो कांस्टेंट के लिए यानी कांस्टेंट संख्या आ जाती है तो उसके लिए उच्चक वही होता है, निम्नक भी वही होता है, ठीक है, कांस्टेंट के लिए। हाँ, वेरी करने वाले फंक्शन की वैल्यू तो हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में कम ज्यादा होती रहती है, वेरी करती रहती है, तो यानी उनमें थोड़ा सा हमें निकालना होता है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी बात और कर देते हैं कि जैसे fx हमारे पास log x है, तो उनका हमने कोई प्रास वगैरह निकालना हो ये, ठीक है। तो देखिए एक तो क्वेश्चन दिए हैं, किसी का प्रास यानी रेंज पूछ ली, किसी का उच्चक और निम्नक यानी सुप्रीमम और इन्फीमम पूछ लिया, ठीक है। तो ये काम की चीजें हैं भी, ये थोड़ी सी हमें पढ़नी है। अब जैसे कोई फंक्शन दिया fx है, क्वेश्चन में fx दिया है हमारे पास है, और ये कहता है 1/x के बराबर में है, और x का मान यानी इस फलन का मान 0 है, कब, जब x का मान 0 है, मतलब डिफाइन करके छोड़ रखे है, और जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है तब वो 0 के बराबर है। तो ये नहीं, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन बताना है कि ये परिबद्ध है कि या अपरिबद्ध है। तो हमें पता है कि x का मान 0 है जब तो इसकी फिक्स वैल्यू है ही, ठीक है, जब तो फिक्स है ही, जब x का मान है तो फंक्शन का मान 0 है तो 0 ही है, और जैसे ही x का मान बढ़ाएंगे
जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो हमें पता है ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही x का मान जैसे 1 आएगा, 1 मिनट के लिए 1 आएगा, 1 पे तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 देगी। और जैसे 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी ये जैसे ये 1 है तो 1/2 यानी आधा यानी ये, कहने का मतलब और 0 है, 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है ही, तो मतलब ये क्या है कि फंक्शन है ना ये ऐसे ऐसे इस एक्स एक्सिस के कम होता जाएगा, ठीक है, इसके नजदीक होता जाएगा, बहुत नजदीक होता रहेगा। तो यानी इसका मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ना वो भी क्या है, चलो कम हो रही है, कम हो या ज्यादा हो, बट है तो अपरिबदी, ठीक है तो अपरिबदी, क्योंकि x के मान बढ़ा रहे हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यू हम डालते जा रहे हैं, तो यानी वैल्यू फंक्शन की कुछ ना कुछ आती रह रही है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई कांस्टेंट आके रह लेगी, उसके बाद में इस x यानी जैसे ये x इजिकल टू 100 है, 100 के बाद में फंक्शन की वैल्यू मतलब 0 ही हो जाती है या फिर, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, चलती जा रहेगी, यानी कुछ छोटी छोटी होती जाएगी, 0 तो नहीं होगी। आपको पता है जैसे जैसे x की वैल्यू हम डालते जाएंगे तो बिल्कुल 0 तो नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस फंक्शन क्या कहलाएगा, ये अपरिबद्ध कहलाएगा, ठीक है भी। उसके बाद में कहता है कि जैसे फंक्शन f(x) इजिकल टू log x है, ठीक है, और ये भी हमें पता है कि इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू तो हम धनात्मक रखेंगे, ठीक है, बट फंक्शन की वैल्यू कभी इन्फिनिटी भी आ सकती है, कभी माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है, तो यानी ये भी क्या है, अपरिबद्ध है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप डाल के देख लो। तो उसके बाद में है मोनोटोनिक फंक्शन, तो ये कुछ परिभाषा है मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कोई फंक्शन f(x) है और y पे जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक कब कहलाता है, जब कोई दो वैल्यू रखें जैसे x1 और x2, यानी x1 से बड़ा है x2 है, बट उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू f(x1) और उस पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहे, इससे बड़ी ही रहे। जिस प्रकार से चर की वैल्यू ये दूसरी वाली बड़ी है तो उसके ऊपर फलन का मान भी उस बड़ा रहे उससे पहले वाले से, तो यानी ये चीज क्या कहलाती है, मोनोटोनिक। और इसमें इक्वल भी हो सकता है, x1 और x2 दोनों बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो सकती है, बट जैसे जैसे हम x की वैल्यू हम बढ़ाते रहें तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करते रहे। तो जैसे ग्राफ बनाएंगे तो ये x1 है और ये x2 है, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कितनी आ रही है, और x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जैसे ये आ रही है, तो यानी ये बढ़ती ही जाए, ठीक है। और कई बार क्या हो जाता है, इक्वल भी आ जाता है, जैसे x1 से x2 पे जा रहे हैं, जैसे एक ये ग्राफ है, यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, और फलन x1 के ऊपर फलन की वैल्यू ये है और x2 में फलन की वैल्यू ये है और x3 के ऊपर फलन की वैल्यू ये आ गई, तो ये भी इक्वल आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, इक्वल भी हो सकता है वैल्यू, और ये मतलब नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, तो ये क्या कहलाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, तो यानी वो क्या होता है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। इसी प्रकार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो वो क्या होता है कि x1 से बड़ा x2 तो हो, ठीक है, बट फंक्शन की जो वैल्यू है ना उल्टी हो जाएगी, यानी ये हो जाए f(x2), ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू उल्टी हो जाए। तो इसका ग्राफ जैसे मैं बनाता हूं, तो ये जैसे ये फंक्शन है x1 है, यहाँ पर x2 है, यानी इससे तो ये बड़ा है क्योंकि राइट साइड में जाओगे तो बड़ा ही होगा, बट फंक्शन के अंदर ग्राफ की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू, और x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, और x3 जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मान लो ये आ गई, और x4 पे आए तो मान लो ये आ गई, तो यानी ये ग्राफ जो चल रहा है इसके ऊपर तो इक्वली आई थी और ये नीचे आ गई, तो यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी फंक्शन का मान डाउन होता जाए और चर का मान बढ़ता जाए, तो वो क्या कहलाता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भी। उसके बाद में जो चैप्टर है वो हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट का, लिमिट की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ये प्रिलिमिनरी थोड़ा सा चैप्टर है, स्टार्टिंग है, इसमें कुछ डेफिनेशन थी तो वो मैंने आज करवा दी है भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप।
इसके अंदर 5 चैप्टर हैं जो भी हैं, थोड़ा सा लिमिट के बारे में आपके जो बताया है आज बेसिक के, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है भी, चलो थैंक यू।